डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, मीनिंग क्या है, प्रोविजंस क्या है, रेलेवेंट स्टैट्यूट क्या है, कौन सा लेजिस्लेशन जो है इसकी बात करता है, एंड ऑफ कोर्स व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टुडे। करंट लीगल में ऐसा क्या हुआ है दैट वी हैव टू read and study and understand the meaning of dying declaration. Hello everyone, this is Aanchal, your mentor, and today we are going to cover this very interesting topic. And CLAT point of view से हमारे लिए important क्यों है topic, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मीनिंग एंड रेलेवेंस क्या है डाइंग डिक्लेरेशन का, देखिए 24 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट ग्रेट कॉशन इज नीडेड when you're dealing with the concept of dying declaration. You need to work with great caution. Supreme Court lists out factors to be considered while relying on dying declarations. अब ये factors तो भैया हमें तब समझ में आएंगे जब हमें dying declaration का मतलब पता हो, and that's why this becomes an important topic for us to understand. शुरू करते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन है क्या, डेफिनेशन क्या है, कहां पे ये मेंशन्ड है। सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो लीजिए सबसे पहले आपका प्रोविजन आ गया है एंड स्टैट्यूट भी आ गया है, दैट इज सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या कहता है? defines when the statement is made by the person as the cause of his death. अब देखिए डाइंग डिक्लेरेशन, द वर्ड इटसेल्फ, द फ्रेज इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर, वो इंडिकेटिव है। मीनिंग क्या है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ये आशंका है, जो ये एप्रीहेंड करता है कि उसकी मृत्यु हो सकती है, a person who has been through any crime or offense and he or she expects that he may no longer continue to live, या उसकी डेथ हो सकती है, एनी स्टेटमेंट मेड बाय सच अ पर्सन इज द डाइंग डिक्लेरेशन। आइडियोलॉजी क्या है इसके पीछे? इंडिया में हम ये मानते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने डेथ बेड पे है, जो ऑलमोस्ट मरने वाला है, वो परमात्मा से अपने होंठों पर झूठ लेकर नहीं मिलेगा। This is the basic ideology that guides the whole principle, the whole concept of dying declaration. No man is going to meet his maker with a lie on his lips. मरता हुआ व्यक्ति हमेशा सत्य बोलना चाहेगा कि भैया आगे भगवान को क्या मुंह दिखाओगे, इसलिए सच बोलते हुए जाओ। तो ऐसा व्यक्ति जो है आपको हमेशा सच्ची घटना जो भी घटित हुई है उसके साथ, या उसकी मृत्यु का कारण क्या बन रहा है, वो आपको सही से बताएगा, या एनीथिंग दैट वाज रेलेवेंट इन द होल ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी सर्कमस्टांस, क्या हुआ, क्राइम क्या था, ऑफेंस क्या था, वो आपको सच बताने वाला है। और एज एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग और डीलिंग विद मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, वी आर डीलिंग विद द चेन ऑफ इवेंट्स। जो भी चेन ऑफ इवेंट्स रही है which has resulted in either his death or the whole crime or offense, यानी वो व्यक्ति आपको साफ साफ सत्य शब्दों में अपनी सारी की सारी राम कहानी बताने वाला है, और उसी स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। इट इज रेलेवेंट and admissible in the court of law under the Indian Evidence Act. ये बात कहाँ पता चलती है? सेक्शन 32 में हमें पता चलती है। Such statements made by the person are relevant whether the person who made them was alive or was not at the time when they were made under the expectation of death. This part is important. The person was expecting कि बहुत जल्दी उसकी मृत्यु होने वाली है. He was apprehending that he won't be living anymore. And whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death comes into question. The statement made by the deceased person will be treated as evidence and admissible and relevant in the
court of law. The reason behind this can be followed by Latin maxim nemo meritoris presumptor mentri, which means that man will not meet his maker. Maker यानी कोई भी व्यक्ति अपने भगवान से, अपने परमात्मा से with lying on his mouth won't want to meet. कोई भी व्यक्ति अपने परमात्मा से अपने होंठों पर एक झूठ लेकर नहीं मिलना चाहेगा. मरता हुआ व्यक्ति हमें हमेशा सच बोलता है, वो अपने साथ घटित हुई सत्य घटना ही आपको सुनाता है. अब जैसे हम आईपीसी में कोई भी ऑफेंस या उसकी पनिशमेंट के प्रोविजन से डील करते हैं, आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू its essentials or its ingredients, and that way you can just tick or check all the boxes. It gets easier for you while you are interpreting any proposition in your examination या जब भी आप कोई paragraph जो है पढ़ेंगे. Similarly, we have to understand the requirements or essentials of dying declaration. Very first is the statement made by the deceased may be oral or written. This part is important. Statement oral भी हो सकती है, written भी हो सकती है. Suppose the person is not literate, तो वो oral statement अपनी दे सकता है. If the person is literate and he or she is not in a condition where they can talk or they can give an oral statement, they can very well write it down for you कि whatever happened with them, whatever caused the this apprehension of death to them. But in some cases it can be made with sign and gesture. This part is really important. Imagine there's a person who has something heinous, something really, really unfortunate that happened with him or her, and he or she is not in a condition where they can talk to you or they can jot it down for you, whatever happened, whatever was the cause of the transaction. इसका बहुत ही important exam है निर्भया case. That poor girl, whatever she suffered, she was not in a condition, she was in such a bad, such a pathetic condition. She was sent into that situation by animal like people. I don't consider them human anymore, and she was not in a condition where she could give an oral statement or she can jot it down, she can write it down, whatever happened to her. So the poor kid had to mention everything in signs and gestures right before she left this unfair world for, you know, her journey. I'm sorry, I always tend to get a little emotional whenever I'm dealing with such issues, you know, in our society. Anyway, let's not get swept away. And she had to mention everything. She had to give her statement in signs and gestures, and the magistrate, he had to interpret and write it down for her. लेकिन again it is important कि जब भी signs and gestures में dying declaration हमारे पास आ रहा है, the magistrate or the relevant authority, the assigned authority, they have to take such a statement in a yes or no format, because obviously the person cannot talk to you. तो आपको उनको questions देने हैं, and then you have to take the statement in a yes or no format as to whatever happened to them. अब स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या एसेंशियल्स हैं, स्टेटमेंट में क्या सब हो सकता है. कॉज ऑफ डेथ, देखिए स्टेटमेंट में सबसे पहली बात तो कॉज ऑफ डेथ ही बताएगा व्यक्ति. When the statement is made by the person as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction, यानी पूरी chain of events में क्या हुआ, which was the reason for his death, यानी सारी की सारी जो राम कहानी है. Not cover all the incidents which are not relevant in order to determine the cause. And second है circumstances of the ट्रांजेक्शन, क्या क्या हाल था, क्या क्या हालात रहे थे सारे के सारे इवेंट में. द स्टेटमेंट मेड बाय द डिसीज्ड इज ओनली रिलेटेड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द डिसीज्ड, रिमोटनेस और हैविंग नो नेक्सस which cannot be connected with the transaction have no value. अब देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि डेथ बेड पे है, he or she may be suffering from a lot many other things as well. Psychologically speaking, sometimes the person hallucinates a lot of things. He or she is under the influence of a lot of drugs and medicines, heavily sedated है, and in such a scenario he or she may hallucinate.
अब वो अपनी बात बता रहा है, जो भी घटित हुआ था, जो भी circumstances थे, whatever was happening, और उसके बीच में the person under the influence of those drugs or even otherwise psychologically starts hallucinating. अब वो बीच में आपको अपनी चांद सितारों की कहानियां भी बता रहा है कि मुझे तो ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, ये भी हुआ था. So of course we have to know and interpret that that part is not relevant for us as a magistrate or as somebody who's taking that statement. आपको ये खुद से समझना है कि that part of the statement is not relevant for us. हाँ, जहाँ पे उसको दोबारा होश आता है and the person gains senses कि this is what happened, this weapon was used, so and so persons were available, they were witnesses also, that part is relevant to us. Resulted in the death, the deceased statement should have the cause and circumstances. Cause and circumstances. Directly वो आपको व्यक्ति बताए कि किस वजह से, किसने क्या किया, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है, या सारे circumstances cause हुए हैं, और वो वही सारी चीजें आपको mention कर. Cause जो है वो mention करना important. That will clearly specify the reason for his death और अल्टीमेटली कॉज हिज डेथ. यानी डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, वो अपनी मृत्यु का कारण बताते हुए आपको जा रहा है. नाउ व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. अब मैंने आपको आइडियोलॉजी भी बता दी, मीनिंग भी बता दिया, डेफिनेशन, प्रोविजन, स्टैट्यूट सब बता दिया. अप टू व्हाट डिग्री, कहाँ तक ये रेलेवेंट है हमारे लिए. In Kushal Rao versus State of Bombay, the Apex Court laid down the following principles related to dying declaration. लैंडमार्क जजमेंट है, ये गाइडलाइंस हमारे पास हैं, इन्हीं को हम बेस मान के आगे डिसाइड करते हैं कि किस डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू हमारे लिए है या नहीं है. There is no absolute rule of law that a dying declaration cannot be the sole basis of conviction unless corroborated. A true and voluntary declaration needs no corroboration. Corroboration का क्या मतलब है? यानी आपने जो एक बार कह दिया है, जो स्टेटमेंट आपने एक बार कह दी, अब देखिए डाइंग डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट, वही कोर्ट ऑफ लॉ में आप जब दोबारा बोलते हैं, अपनी वही स्टेटमेंट रिपीट करते हैं, तो एक बार को तसल्ली है कोर्ट में कि यस दिस पर्सन माइट बी टेलिंग द ट्रूथ. क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे हैं, देखिए झूठ के साथ क्या दिक्कत है, आपको याद रखना पड़ता है. सच तो जो जैसे हुआ था वैसे ही आप दोबारा बता दोगे कि नहीं जज साहब यही हुआ था. हाँ, एक्यूज ने लाल टी शर्ट पहनी थी, यही बताओगे दोबारा भी. लेकिन अगर झूठ बोला होगा तो फंस जाओगे. तो कोरोबोरेटिव स्टेट में आप फंसते हो, फंसने के चांसेस होते हैं, और फिर कोर्ट आपकी स्टेटमेंट को बोल सकता है कि ये व्यक्ति हो सकता है झूठ बोल रहा है. लेकिन एक मरता हुआ व्यक्ति हम मान सकते हैं कि हमेशा सच बोलता है, और ऐसी कोई वजह नहीं है जहां पे हम उसकी स्टेटमेंट के बेसिस पे सजा ना दे सके एक्यूज्ड को. ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, कोर्ट ऑफ लॉ कहता है कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में. A dying declaration is not a weaker kind of evidence than any other piece of evidence. इसकी वैल्यू अगर बाकी आप एविडेंसेस से, विटनेसेस से, स्टेटमेंट से कंपेयर करो, उतनी ही स्ट्रॉन्ग है. Each case must be determined on its own facts. हर केस के जो फैक्ट्स हैं डिफरेंट होते हैं, और उनकी जो वैल्यू है वो डिटर्मिन करेगा कोर्ट ऑफ लॉ, keeping in view the circumstances in which the dying declaration was made. अब निर्भया का ही केस ले लीजिए. There was just so much of outrage when that sad incident, when that unfortunate incident happened. I don't think any person would have doubted whatever she had to say right before her death. She made sure that before she leaves for the heavenly abode, उसके साथ जो भी घटित हुआ वो साइंस एंड जेस्चर्स के माध्यम से अपनी व्यथा आपको बता सके. There was not a single person who could have doubted her plight or whatever was done to her.
A dying declaration stands on the same footing as other pieces of evidence and has to be judged in the light of surrounding circumstances and with reference to the principle governing the weight of evidence. Of course, you have to take into account other circumstances, other events, the whole chain, whatever was happening, और उसके बाद ही आप इसकी value जो है, you can ascertain it. A dying declaration which has been recorded by a competent magistrate. यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है स्टेटमेंट कौन लेता है, दैट इज कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट, in the proper manner, that is to say in the form of questions and answers, and as far as practicable in the words of the maker of the declaration, stands on a much higher footing than a dying declaration which depends on oral testimony which may suffer from all the infirmities of human memory and human कैरेक्टर. जो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपने एक बार लिख लिया उसकी वैल्यू ज्यादा है रादर देन द ओरल स्टेटमेंट, क्योंकि जो रिटन है एक तरह से इट इज अ सॉलिड प्रूफ, सॉलिड एविडेंस हम उसको मानते हैं. एक्सेप्शंस क्या है टाइम डिक्लेरेशन के? If there's no question for consideration about the cause of death of the deceased, for example, if a person in his declaration state anything which is not remote or having a connection with the cause of death, then the statement is not relevant and hence not admissible. अपने cause of death के अलावा अगर वो व्यक्ति, वो मरता हुआ व्यक्ति आपको कोई भी और बात बता रहा है which is not remotely connected to the whole chain of events, circumstances, transaction, then that scenario, that statement shall not be admissible in the court of law. The declarant must be competent to give a dying declaration. If the declaration is made by the child, then the statement will not be admissible in the court, as it was observed in the case of Amar Singh versus State of MP. अगर किसी बच्चे ने वो statement दिया है, not admissible in the court of law. The statement which is inconsistent, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है चेन ऑफ इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस के साथ, हैज नो वैल्यू एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एविडेंशियरी इन नेचर. The statement made by the deceased should be free from any influential pressure, should be made spontaneous. कोई प्रेशर नहीं है किसी रिलेटिव की इन्फ्लुएंस में, किसी और इन्फ्लुएंस में आकर वो व्यक्ति अपनी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है. It is perfectly allowed to the court if they reject any untrue statement which is contradicting in nature. Final जो interpretation है of course judiciary का ही रहेगा. If the statement is incomplete in the sense which means it cannot answer the relevant questions. अब अगर statement ही आधी है, अधूरी है, relevant questions की कैसे मृत्यु हुई, क्या circumstances थे, what was the whole transaction, अगर ऐसा है तब भी वो एडमिसिबल नहीं होगी. Doctor's opinion and the medical certificate should be with the statement and support that the deceased is capable of understanding what statement he makes. डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट साथ में आएगा कि हाँ दैट पर्सन वाज नॉट हेलुसिनेटिंग, ही वाज फिट एंड फाइन, वो उतनी स्टेटमेंट दे सकता था, वो इस कंडीशन में था कि वो मैजिस्ट्रेट के क्वेश्चंस समझकर उनके आंसर्स आपको दे सके. सो दैट दिस पार्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि कोर्ट ने कहा है कि यू हैव टू बी रियली केयरफुल, यू हैव टू एक्सरसाइज कॉशन व्हाइल यू आर डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, एसेंशियल्स क्या है, स्टैट्यूट, प्रोविजन, एवरीथिंग आई हैव वेरी वेल एक्सप्लेन टू यू. अब देखते हैं कि करंट लीगल में क्या चल रहा है, हमारे लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है. न्यूज में इसलिए चल रहा है because the court reproduce certain factors that will not only affect the weight of the dying declaration and its admissibility. क्या है ये factors? The very first is whether the person making the statement was in expectation of death. ये तो बहुत ही ज़्यादा important factor है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. Whether the dying declaration was made at the earliest opportunity, यानी बीच में समय ही नहीं मिला कि वो व्यक्ति जो है किसी और से इन्फ्लुएंस हो सके या किसी और ऑब्जेक्टिव की वजह से वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है. रूल ऑफ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है?
whether there's any reasonable suspicion to believe the dying declaration was put in the mouth of the dying person. यानी एक मरते हुए व्यक्ति को उसके रिलेटिव्स ने इन्फ्लुएंस कर दिया कि भैया इसके खिलाफ विटनेस बन जाओ, इसके खिलाफ तुम स्टेटमेंट दे दो, ये सही टाइम है, तुम्हारी जो पुरानी रंजिश है वो भी पूरी हो जाएगी. ऐसा नहीं हुआ है एंड रूल ऑफ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है अप्लाई हुआ है. यानी जैसे ही दैट पर्सन लैंडेड इन द हॉस्पिटल और ही gained consciousness after whatever had happened to him, and he was expecting that he will die very soon, and he has made a statement as to what caused his death. That is rule of first opportunity. Whether the dying declaration was a product of prompting, tutoring, or leading at the instance of police or any interested पार्टी. किसी ने उसको सिखाया तो नहीं कि ऐसे स्टेटमेंट दे दो तुम्हारा ये फायदा हो जाएगा. Whether the statement was not recorded properly. Whether the dying declarant had opportunity to clearly observe the incident. Whether the dying declaration has been consistent throughout. ये नहीं कि अभी कुछ और कहानी बता रहा है, 2 मिनट बाद फिर कहानी बदल गई है, 4-5 मिनट के बाद फिर किसी और का नाम ले रहा है. सो देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द स्टेटमेंट ऑफ सच अ पर्सन. Whether the dying declaration is a manifestation or fiction of the dying person's imagination of what he thinks transpired. ऐसा तो नहीं है कि ये इंसान जो है मरता हुआ व्यक्ति आधा यहाँ है आधा कहीं और है और ऐसा व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन में हेलुसिनेशन में कुछ भी आपको बता रहा है. Whether the dying declaration was itself voluntary or was he coerced into giving such a statement. Coercion तो नहीं है. In case of multiple dying declarations, whether the first one inspires truth and consistent with the other dying declaration. ये पार्ट भी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बाकी स्टेटमेंट्स के साथ. Whether as per the injuries it would have been impossible for the deceased to make a dying declaration. ये बात भी कोर्ट ने कही है कि हमको ध्यान में रख के मद्देनजर रखते हुए जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करनी है. These are the factors that the Supreme Court of India has underlined, and these are the factors that the person who's taking such a statement has to keep in mind while recording dying declaration. Now, as far as this session is concerned, it is over. There's a small homework for you. ये फैक्टर्स सुप्रीम कोर्ट ने अभी एनलिस्ट किए हैं. आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि वो केस लॉ कौन सा है जिसमें ये सारे के सारे फैक्टर्स आए हैं. राइट आंसर्स जो हैं वो कमेंट्स में पिन किए जाएंगे. डाउट्स अगेन आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे. एंड if you want to receive more content, like, share and subscribe for more.